हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है अंकित सिंह। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा भी नाम अंकित है। और गाइस, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो यार। और अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो यार, एचएससी के बोर्ड के स्टूडेंट हो, एचएससी का आपका 10 तारीख को यानी कि 10 मार्च को फिजिक्स का पेपर है। तो मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर के पेपर जो है सॉल्व करोगे तो थोड़ा आपको हेल्प मिलेगी। तो जैसे कि मैं आपको प्रीवियस ईयर, कल मैंने 2022 का पेपर करा दिया है, आज मैं आपको 2019 का पेपर लेके आया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर, यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि 2019 का पेपर जो है आपका यहाँ पर दिख रहा होगा। तो अब जो है आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट स्टेप करना है कि आपको अपना पेपर जो है एटलीस्ट हमको क्या करना है, सारे प्रीवियस ईयर सवाल लगा के रखोगे ना तो कॉन्फिडेंस रहेगा। तो चलो सबसे पहला सवाल सेक्शन ए से चालू करता हूँ। तो देखो, व्हेन स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक अल्कोहल इज डिजॉल्व इन वाटर, सरफेस टेंशन। तो देखो यार, आपको एक बात याद रखनी है, जब भी कोई भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस है अगर वो वाटर में ऐड किया जाएगा, कोई भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस अगर वाटर में ऐड किया जाएगा तो उसकी सरफेस टेंशन जो है वो हमेशा डिक्रीज होगी। तो कौन सा ऑप्शन है? ए इंक्रीज है, बी डिक्रीज है। तो ये बुक में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा अगर आप रीड करते होगे तो देखो यार, जब भी कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस, अल्कोहल, जैसे कोई अल्कोहल हो गया और भी होते हैं, जो मिथाइल हो गया, जो कोई भी होते हैं, अगर वो डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो देखो यार, स्पेसिफिक कैपेसिटी के लिए क्या, डायरेक्ट मैं बता दूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो होती है 9R। ये आपको याद भी रखना है क्योंकि आपको जो एमसीक्यूज में सॉल्व नहीं करना होता है, पर मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो देखो यार, जैसे कि आपको पता है H2O में 3 एटम है, 3 एटम। ठीक है, 3 एटम है। और यहाँ पर आपको क्या बोला है, और आपको पता है सॉलिड की जो कैपेसिटी होती, सॉलिड की जो होती है वो होती है 3R। तो 3 एटम है, तो 3 एटम के लिए कितना हो जाएगा, 3 × 3R, तो कितना हो गया 9R। यही तो था, अब यही आपको समझना है। ठीक है, बस तो ये 9R अब याद करके रखो। ये अब वहाँ सॉल्व करके आपको नहीं दिखाना है क्योंकि एमसीक्यू पूछा गया, 1 मार्क के लिए इतना कुछ झमेला आपको नहीं लेना है। ठीक है, अगला आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले इसको साफ क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, पहले दूसरे का आंसर आपको मैं फिर से एक बार टिक कर देता हूँ। तो पहले का बी है, दूसरे का 9R है। तो चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा दिया है वो देखो, तीसरा सवाल जो है हमारा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर of radius are placed in a medium of permittivity epsilon at a distance r from the center of the sphere in terms of sphere in terms in the from the center of sphere in terms of surface charge density sigma। तो हमको surface charge density सिग्मा के फॉर्म में बताना है, क्या होगा। तो देखो यार, आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो है आपको गॉस थ्योरम अगर आपने पढ़ा होगा ना तो आप कर सकते हो। पर देखो यार, 1 मार्क के लिए इतना एक सॉल्व करना पड़ता है तो थोड़ा अजीब लगता है। पर चलो, पहले का पैटर्न ही यही था, पहले वो थोड़ा हार्ड सवाल पूछते थे। तो देखो यार, मैं आपको करके बताता हूँ ईजिली। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या बताना होगा इधर, कि आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए कि गॉस थ्योरम क्या बोलता है। गॉस थ्योरम बोलता है फ्लक्स, एक सेकेंड, गॉस थ्योरम बोलेगा फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू यहाँ पर देखो, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है फ्लक्स क्या होता है, हमारा फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। डी एस क्या होता है, एरिया। तो देखो, ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको होता है ई डॉट, अब आपको होता है ई जहाँ पर जो है बाहर आ जाएगा, ई बाहर आ गया, डी एस स्पीयर है तो स्पीयर का एरिया क्या होता है, आप रुक जाओ पहले, डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मैं इधर करके दिखाता हूँ। अब लिखना है इधर ई, और ये हो जाएगा 4πr²। एरिया कितना हो जाएगा, 4πr²। तो हमको पता है एट ए डिस्टेंस आर बताना है। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको कहता है, अब आपको क्यू तो यहाँ पर पता ही नहीं क्यू क्या है हमारा, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का, जो कि होता है हमारा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एरिया R²। ठीक है, क्यू बाई R², ये आपको पता होगा, मैं होप कर रहा हूँ। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता होगा कि क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर स्पीयर का पूछ रहे हैं तो स्पीयर की जो रेडियस है वो R दी गई है हमको यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अभी आपको क्यू यहाँ से निकाल लोगे, क्यू इज इक्वल टू क्यू जो हो जाएगा हमारा सिग्मा 4πr² हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये हमने निकाल लिया, क्यू निकाल लिया, तो हम क्यू की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे। जैसे हम क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा कौन सा वाला आएगा इसमें, मैं आपको बता देता हूँ यार, सिग्मा बाई ई R/R²। तो कौन सा वाला है ऑप्शन, वो एक बार थोड़ा क्लीन करते हैं स्क्रीन को। सिग्मा कैपिटल R बाय स्मॉल आर आएगा। ठीक है, कैपिटल R बाय स्मॉल आर। तो हमारा ऑप्शन जो ए होगा वो होगा हमारा राइट।
ठीक है। तो चलो ये आपको ये समझ आ गया होगा इजीली, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, स्पेस थोड़ा कम था तो भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट पेज पे चला जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज जो हमारा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक बार थोड़ा स्क्रीन छोटा करते हैं, हाँ। तो अब देखिए, हाँ एक सेकेंड, तो यहाँ पर जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा वो है इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वेवलेंथ 10.10 वेवलेंथ भी दी हुई है। द वेवलेंथ ऑफ 0.6 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन इज। तो ये आपको बताया कि 0.60 की जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या वेवलेंथ होगा, ठीक है। तो देखो यार, इसमें आपको एक चीज़ याद होगा, एक रिलेशन आपको बताना होगा, पता होना चाहिए। तो देखो एक रिलेशन होता है लैम्बडा इज इक्वल टू, क्या होता है रिलेशन, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय अंडर रूट ऑफ एम वी, ठीक है। ये एक रिलेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, लैम्बडा जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वी, वी यानी कि वेवलेंथ मतलब वी वेलोसिटी समझो, ठीक है। तो क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना, तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, तो देखो लैम्बडा 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V1, लैम्बडा 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V2, ये हो गया आपका। तो अब आपको क्या करना है, आगे क्या करना होगा, तो देखो आगे भी बताते हैं। ये हो गया लैम्बडा 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V2। तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पर लैम्बडा इधर करते हैं, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ V2 बाई V1, ये हो गया। तो अब आपको क्या करना है, लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2 की रेशियो मिल गई, आपको यही तो निकालना है कि आपको लैम्बडा 1 कितना दिया गया है। लैम्बडा 1 आपको दिया गया है क्वेश्चन में, वेवलेंथ कितना 10 की पावर -10 मीटर दिया गया है, तो आपको डाल देना है 10 की पावर -10। लैम्बडा 2 फाइंड करना है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, V2 कितना दिया है 0.60 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो 0.60 इंटू 10 टू दी पावर किलो दिया है, तो 10 टू दी पावर 3, ठीक है। और अगला आ जाता है, नीचे है हमारा V1। तो V1 हमको कितना दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है 150, तो देख लो 150, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, यहाँ पर आपको नहीं चेंज करना है, ठीक है। तो अब आपको इसको यार सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके आपको लास्ट में जो आंसर मिलेगा वो मैं आपको ऑप्शन टिक कर देता हूँ, ठीक है। लास्ट में आपको ऑप्शन क्या मिलने वाला है, वो मिलेगा आपको 0.5 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो 0.5 एमस्ट्रॉन्ग जो है आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट है, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन यूसीएम। तो यार ये तो यार देखो, चलो इजी क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन हार्ड ही आता है। तो देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के आपको बता दूँ, टेंजेंशियल यूसीएम, यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है हमारी वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन होने का कोई सवाल उठता है क्या, व्हाट इज़ द वैल्यू। तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली हमारी जीरो होगी अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन, तो आपको होता है चेंज इन वेलोसिटी हमारी एक्सेलरेशन होती है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। इसको हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अल्फ़ा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो आपको पता है अल्फ़ा इज इक्वल टू, यहाँ पर ओमेगा क्या है, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो अल्फा इज इक्वल टू जीरो, बस यही था क्वेश्चन। अब आपको क्या है, अब चलते हैं फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो 5th सवाल हो गया आपका। 5th सवाल में आपको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का ये 1 नंबर के लिए आते हैं, ऐसे आंसर द फॉलोइंग टाइप में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 6th वाला क्या है, व्हाट हैपन टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हीटेड अबव क्यूरी टेम्परेचर। तो देखो जब भी हम क्यूरी टेम्परेचर के हीट, देखो क्या होता है ना, जब भी हम क्यूरी टेम्परेचर के अबव हीट करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, तो उसकी मैग्नेट जो वो अपनी मैग्नेटिज्म खो देता है यार, तो जिससे वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। तो वो अपनी फेरोमैग्नेटिक जो होता है वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। तो आपको इसको इस तरीके से बताता हूँ, सस्पेक्टिबिलिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो सस्पेक्टिबिलिटी डिक्रीज होगी। तो जो फेरोमैग्नेटिक है वो पैरामैग्नेटिक में क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, तो समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा 7th वाला, वो है एट व्हाट पोजीशन ऑफ द प्लेन ऑफ रोटेटिंग कॉइल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो कब ईएमएफ जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ईएमएफ क्या होता है हमारा, तो ईएमएफ होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा 2। तो ई नॉट जो है वो तो मैक्स है वैसे ही, ठीक है।
तो अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो साइन ओमेगा टी को मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू, तो ओमेगा टी कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली। तो एट 90 डिग्रीज जो हमको है मैक्सिमम मिलेगा एट 90 डिग्री। तो ये हो गया आंसर। तो देख लो यार, आसान आसान सवाल है, पर वही है पेपर में यार हो जाता है प्रॉब्लम, कभी कभी छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से भी मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेम द लॉजिक गेट विच जनरेट हाई इनपुट विथ एटलीस्ट वन इनपुट इज हाई। तो देखो यार, एटलीस्ट वन इनपुट यानी कि एक इनपुट भी हाई देने पर जो उसकी वैल्यू है वो हमको आउटपुट है वो हाई मिल रही है। तो इस ऐसा किस में होता है, तो मैं आपको बता दूँ। तो देख लो यार, आपको पता होगा और गेट के बारे में, जो कि होता है ऐसा कुछ। और गेट हमको पता है, ये हो गया और गेट, ये हो गया हमारी वैल्यू ए प्लस बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो इसमें आपको पता है किस तरीके से टेबल होता है, ए बी, ए प्लस बी, 0 0 तो 0 0 1 तो फिर 1 1 0 तो भी 1 और 1 1 तो भी 1। तो देखो यार, तो जब एक भी आउटपुट हम हाई दे रहे हैं, एक भी सॉरी इनपुट हम हाई दे रहे हैं यानी कि 1 दे रहे हैं, तो भी हमारी जो आउटपुट है वो हाई आ रहा है, तो फिर वो किस में होता है, और गेट में। तो आपका आंसर हो जाएगा और। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ईजी सॉल्यूशन। तो ऐसे ही सॉल्यूशन के चैनल को अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब भी जरूर करते चलो। ठीक है, तो देखो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन बी का है। तो चलते हैं सेक्शन बी के सवाल पे। इधर दिया इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इंटरफेयर बैंड वेयर प्रोड्यूस ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट 150 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 स्लिट्स। तो बीच की डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी क्या है हमारा, बीच का डिस्टेंस आपको पता है 150 सेंटीमीटर बोला जा रहा है। तो अगर 150 सेंटीमीटर बीच का डिस्टेंस है तो क्या होगा, आगे क्या बोला है, 0.11 मिलीमीटर अपार्ट फ्रॉम इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट। तो स्मॉल डी क्या है हमारा 0.15, क्योंकि वो दूरी कितना दूरी रखा है 0.15 मिलीमीटर। वेवलेंथ 650 एंगस्ट्रॉम। तो बस यार सब कुछ तो दिया हुआ है। तो आपको एक फॉर्मूला, आपको क्या पूछा है, कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आपको नहीं पता क्या, जीटा फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू, सॉरी जीटा बोल दिया, फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा कैपिटल डी बाई डी। तो बस कैपिटल डी बाई डी हो गया। तो ये आपको कैपिटल ये दिया हुआ है, स्मॉल डी भी आपको पता है 0.15 दिया है, कैपिटल डी आपको कितना दिया था 150 सेंटीमीटर, और लैम्बडा 6500 एंगस्ट्रॉम। तो इसी से आप आंसर निकाल लोगे। तब इसके निकालने की क्या, ये फॉर्मूला आपको आता होगा तो आप ये सवाल कर लेते। तो बस और क्या चाहिए। और अगर कुछ लगे कि कुछ ऐसा कन्फ्यूजन जैसा सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछ के बता देना। ठीक है, अगला आ जाता है द सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिज्म एट 300 केल्विन इज 1.2, व्हाट इज द सस्पेक्टिबिलिटी। तो देखो यार, ये तो फिर से एक सेम सवाल जो मैंने पहले ही वो बता दिया था क्यूरी टेम्परेचर में, जब बोला था कि किसी सब्सटेंस को, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अबव हीट करते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो ये वाला जो सस्पेक्टिबिलिटी होती है, सस्पेक्टिबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो क्या हो जाएगा, जीटा 1 बाई जीटा 2 इज इक्वल टू T2 बाई T1। तो बस इधर T2 T1 क्या सब तो दिया होगा ना, जीटा 1 G2 सब डाल देना, बस ये आ गया आपका आंसर। तो ये सस्पेक्टिबिलिटी का फॉर्मूले पे सवाल था। अगर आपको पता होता ये रिलेशन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता तो आप फटाक से कर लेते, सोचना भी नहीं पड़ता यार। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इन ए क्लॉक इज सेकंड्स पेंडुलम। ठीक है, सेकंड पेंडुलम इन ए क्लॉक इज इंक्रीज टू 4 टाइम इट्स इनिशियल लेंथ। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑस्कुलेशन कंप्लीट बाय न्यू पेंडुलम इन 1 मिनट। तो यार ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है, मतलब ट्रिकी मतलब थोड़ा स्टूडेंट को वो लोग थोड़ा वो कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। तो देखो क्या बोला है, तो देखो L1 इनिशियल लेंथ हो गई, और T1 इलेशन टाइम हो गया, L2 फाइनल टाइम हो गया L2, और T2 जो हो गया फाइनल टाइम हो गया। L1 कितना है, L1 कुछ दिया, L1 वगैरह कुछ दिया नहीं, बस एक रिलेशन दी हुई है। क्या दिया हुआ है रिलेशन, L2 जो है फाइनल लेंथ जो है 4 टाइम्स L1 है। ठीक है, ये भी मान लिया। T1 जो है हमको 2 सेकेंड्स दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, हाँ दिया हुआ है, देख लो सेकेंड्स पेंडुलम बोला है तो देखो 2 सेकेंड्स दिया हुआ है। और जो T2 है हमारा, एक सेकेंड रुक जाओ, T2 जो है हमारा सेकंड पे, T2 जो है हमारा यहाँ पर क्या दिया है, T2 जो 60 मिनट दिया, यानी 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है इन 1 मिनट, तो 60 सेकंड। तो जब सब कुछ दिया हुआ है तो आपको एक रिलेशन याद होगा। रिलेशन क्या है, ये रिलेशन बता दूंगा तो आप खुद ही सवाल कर लोगे। तो क्या है रिलेशन, T इज इक्वल टू 2 पाई, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। तो ये है रिलेशन। तो अब T किसके, जो हमारा टाइम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। तो देख लो, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा नीचे लेता हूँ मैं, एक सेकेंड।
तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, तो यहाँ पर देखो तो टी, एक सेकेंड, T1/T2 जो हो जाएगा √L1/L2। तो बस इसमें आप टी जो भी वैल्यू दी है वो पुट करोगे, आपकी आंसर निकल जाएगी, ठीक है। पर हमको एट द लास्ट पूछा क्या था वो देख लेते हैं, पहले स्क्रीन रफे। तो T1/T2 का जो वैल्यू आप निकालोगे, आपको लास्ट में पूछा क्या है देख लो यार। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि T1 क्या पूछा है, आपको पूछा है नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इन 1 मिनट। तो आपको 1 मिनट में कितना पूछा है, तो देखो जो भी आंसर आपका, जो भी आपकी T2 की जो भी वैल्यू आएगी, मैंने आपको जो रिलेशन दिया, T2 की जो भी वैल्यू आएगी वहाँ से उसको क्या करना है, 60 से T2 की वैल्यू को डिवाइड कर दोगे तो इन 1 मिनट क्या नंबर ऑफ ऑस्किलेशन होगी वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। तो चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो इसी में नेक्स्ट सवाल भी इसी का दिया हुआ है, तो क्या है नेक्स्ट सवाल ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये इन्होंने दिया हुआ है कि क्या बोल रहे हैं, एक सेकंड, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, ठीक है। एक बॉडी दी है जिसका मास 1 kg दिया है, के दिया हुआ है, और क्या दिया है, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg मेड टू ऑस्किलेट ऑन स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, के दिया हुआ है 15 Nm²। तो बॉडी मास कितना दिया है, मास दिया हुआ है 1 kg, के दिया हुआ है, के स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के कितना है 15 Nm/m। कैलकुलेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, के इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला तो के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा यहाँ से निकल जाएगा, के और एम दिया हुआ है बस, और क्या पूछा है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन भी आपसे पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कैसे, एक और रिलेशन बता दूँ फ्रीक्वेंसी निकालने के, एन इज इक्वल टू ω/2π। तो ये जो रिलेशन है इससे आप निकाल दोगे, तो फॉर्मूला ही फॉर्मूला यार, तो ठीक है ये समझ गए। दोनों फॉर्मूला निकालोगे तो दोनों का फॉर्मूला आपका आंसर आ जाएगा। तो एक सेकेंड अगले सवाल पे चलते हैं। तो देखो अगला सवाल क्या है, यहाँ पर जो नेक्स्ट है, डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन ऐसा यूनिट। तो कैपेसिटेंस क्या है, देखो यार कैपेसिटेंस जो आपको कैपेसिटर चैप्टर में उसमें आपको कुछ इस तरीके का आपका कैपेसिटर होता है, ये देखना, ठीक है। तो ये इधर सी पॉजिटिव नेगेटिव ये आपका होता है कैपेसिटर, तो ठीक है। तो इसमें क्या आपकी जो ये किस लिए होता है, कैपेसिटर इज ये ये क्या है, स्टोरेज करने के लिए होता है, क्या पर चार्ज स्टोर करता है, ठीक है, चार्ज स्टोर करता है, ठीक है। और इसके अंदर कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, उसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटी चार्ज स्टोर करने की, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस। ऐसा यूनिट क्या होता है, अब ये इसका फॉर्मूला आपको होता है C इज इक्वल टू Q/V, तो इसको हम बोलते हैं फराड। इसकी ऐसा यूनिट होती है फैरेड, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ फैरेड, ठीक है, ऐसा यूनिट। तो चलो ये आपको याद हो गया, छोटी छोटी चीज़ें याद रखो यार, कल को पेपर में 10 तारीख को जरूर आपको ये सब चीज़ें देखने मिलेंगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं अगला सवाल जो हमारा होगा वो होगा, देखते हैं किस क्या होगा, डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन राइट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है यार, रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, I इज इक्वल टू mk²। तो k क्या है, डिस्टेंस, और m क्या है, मास, I जो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ k जो है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन, सॉरी, तो k इज इक्वल टू √I/m। तो k हमारा निकल गया, तो k जो है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन, ये हो गया हमारा। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको क्या बताओ, ये क्या है, इट्स सिग्निफिकेंस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के खिलाफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये इजी सवाल आपका निकल गया। तो चलो कुछ इजी सवाल देखने मिलते हैं तो अच्छा लगता है पेपर में, नहीं तो सब हार्ड अगर दे देंगे तो स्टूडेंट तो कहाँ ही जाएंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा निकल के आ रहा है वो है पी टाइप एन टाइप। आ गया हमारा पी टाइप और एन टाइप। तो देखो यार मैं बता देता हूँ पी टाइप और एन टाइप में क्या है डिफरेंस। जैसे कि पी टाइप में जो होता है नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से, होल्स ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और पी टाइप में और क्या होता है, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी होती है, ठीक है, ट्राईवेलेंट, ये हो गया एक। और होता है ये क्या है, एक्सेप्टर्स होते हैं ये लोग, ये जो पी टाइप होते हैं ये एक्सेप्टर्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जो होल्स होते हैं वो चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है, ये चार्ज कैरियर होते हैं, चार्ज कैरियर। और सेम पी टाइप में भी आप उल्टा कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज़्यादा होता है होल से, ये उल्टा होता है। और क्या ये पेंटावेलेंट होते हैं, एन टाइप होते हैं जो, और ये क्या है डोनर होते हैं, ये एक्सेप्टर होते हैं, ये डोनर होते हैं। और इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन जो होता है चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है, और माइनर चार्ज कैरियर, जैसे उसमें मेजर चार्ज कैरियर थे, ये माइनर। तो चलो आपको समझ गया होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा निकल के आ रहा है वो है हमारा एक्सप्लेन टर्म ट्रांसड्यूसर एंड अट्यूनेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो देखो ट्रांसड्यूसर क्या है, ये एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। तो ट्रांसड्यूसर क्या है,
ट्रांसड्यूसर करता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, ये ट्रांसड्यूसर हो गया। और जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, एटीन्यूएशन क्या होता है, एटीन्यूएशन क्या है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल वाइल प्रोपोगेशन थ्रू मीडियम। तो जब किसी मीडियम से हमको प्रोपोगेट करना होता है उसको हम जो सिग्नल का स्ट्रेंथ होता है उसको हम बोलते हैं एटीन्यूएशन, ठीक है। तो सारे सवाल जो है मैंने सेक्शन ए बी के करवा दिए हैं यार। आपको कुछ और डाउट होगा, कोई भी सवाल में डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।